सिटी पैलेस उदयपुर सिंस 1559। इसकी 4th मंजिल जमीन से 25 मीटर ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। उनमें किसी तरह का पानी भी नहीं दिया जाता। फिर कैसे खड़े हैं बरसों से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है। महाराणा प्रताप जब लड़ने जाते थे तो उनके अस्त्र और शस्त्रों का वजन 35 किलो हुआ करता था। आखिर शरीर में कितने बड़े थे वो। उनके घोड़े चेतक के मुख पर कुछ इस तरह की सूंड लगाई जाती थी। क्या कोई जानता है इसके बारे में? ऐसा क्यों किया जाता था? और किले का सबसे पुराना हिस्सा नौ चौकी महल, जिसमें ये कुंड 1930 में आखिरी बार यूज किया गया, जो देखने पर एक बाथ टब के जैसा नजर आता है, जिसे सोने और चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था। फिर क्या होता था उन सिक्कों का, सब जानेंगे इस व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। आज एग्जैक्टली 467 साल हो गए हैं इस महल को बनते हुए, जिसका निर्माण 22 राजाओं ने लगातार कराया। महाराणा भगवान सिंह ने 1969 में इसका कुछ हिस्सा आम नागरिकों के लिए खोल दिया, जिसे आज हम देखने जा रहे हैं, जो एक भव्य म्यूजियम कहलाता है, जहां महाराणा प्रताप का वो कमरा दिखाई देगा जहां वो रहते थे। उनके पिता उदय सिंह ने इसकी नींव 1559 में रखी और उसके बाद इसका काम कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन इस महल में एक बहुत बड़ा राज है, महाराणा सज्जन सिंह से जुड़ा हुआ, जिसका पता ठीक 110 साल बाद यानी 1990 में चलता है। क्या पता है आपको वो राज कौन सा है? महाराणा सज्जन सिंह से जुड़ा हुआ, जिनके नाम से इस उदयपुर शहर में एक महल भी बना हुआ, एक किला भी बना हुआ है, सज्जनगढ़। चलिए इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब मैं जहां से प्रवेश कर रहा हूं उस दरवाजे का नाम है बड़ी पोल, जिसे कभी पहले तोरण द्वार भी कहा जाता था। लेकिन तोरण द्वार यहां से जाकर आगे शिफ्ट हो गया। ऐसा क्या कारण था, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रवेश करते टिकट लेने के बाद हमें उल्टे हाथ पर कुछ तुलादान दिखाई देते हैं। तुलादान वही होते थे जिनमें राजा अपने बराबर वजन के सोने चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात से तोला करते थे और फिर उसे दान दिया करते थे। ये तुलादान की परंपरा मेवाड़ साम्राज्य में बहुत बीते वर्षों से चली आ रही है। फिर आता है त्रिपोलिया गेट, जिसका निर्माण कराया था 1725 में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। जैसे ही आप त्रिपोलिया गेट से प्रवेश करते हैं, जिसमें 3 दरवाजे बने हुए हैं, आपको सीधे हाथ पे 2 हाथी लड़ते हुए दिखाई देंगे, जिनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दरअसल आज से तकरीबन 40-50 साल पहले तक यहाँ पर 2 हाथियों को आपस में लड़ाया जाता था, यानी कि युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। बीच में रहती थी उनके अगद की दीवार। जो हाथी इस अगद की दीवार को पहले टच करता था उसे कमजोर माना जाता था और दूसरे को मजबूत। इस तरीके से तैयार किया जाता था हाथियों को युद्ध के लिए। सीधे सीधे इस महल के आगे से मैं गुजर तो रहा था, इस 5 मंजिल के महल को देख तो रहा था, लेकिन सच बताऊं तो ये हिस्सा भी इतना बड़ा था जिसके लिए आपको कई घंटों का समय चाहिए। धीरे धीरे हम उस दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, महल के मेन आंगन में प्रवेश करेंगे। इस दरवाजे का नाम है तोरण पोल। तोरण पोल पहले नहीं था इस दरवाजे का नाम। इस दरवाजे का नाम पहले था सूरज पोल, लेकिन इसका नाम बाद में तोरण पोल इसलिए पड़ा क्योंकि बाहर जो हमने बड़ी पोल देखी थी, वहां पर तोरण का काम किया जाता था। जब भी कोई दूल्हा आता था वो तोरण मारा करता था। बाहर हमले की आशंका देखते हुए, अपने आप को असुरक्षित मानते हुए, उस तोरण द्वार को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ऊपर आप देखेंगे तो ओम से बना हुआ एक तोरण भी लगा हुआ है और इस तोरण द्वार में से हम प्रवेश करते हैं, जहाँ आज भी उस जमाने की पेंटिंग्स बनी हुई है, जो तकरीबन कम से कम 450 साल पुरानी है और 50 फुट की हाइट पर बनी हुई है। जैसे हम प्रवेश करते हैं तो बाईं तरफ होता है जनाना महल, जहां से हम एग्जिट करेंगे, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था। और दाईं तरफ से शुरू होता है मर्दाना महल, जहां पे बेसिकली मर्द लोग रहा करते थे और यहीं से हमें प्रवेश करना था। प्रवेश करते ही सबसे पहले आर्मरी सेक्शन आता है, यानी अस्त्र शस्त्रगार, जहाँ पे महाराणा प्रताप के अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते तो सबसे पहले दिखाई देता है महाराणा प्रताप का जिरह बख्तर, जो ऊपर छाती पर पहनने, सर पर मुकुट और हाथों पर जो चीजें पहने जाती थी, वो जिसे हम कवच बोलते हैं, वो लगा हुआ था। और इस कवच का वजन होता था तकरीबन 15 किलो। इससे आगे देखने पर हमें घोड़ा चेतक दिखाई देता है, जिसकी मुंह पर एक सूंड लगी रहती है। अब आप यही सोच रहे हैं कि आपने क्वेश्चन तो किया था कि आखिर इसका मतलब क्या है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। महाराणा प्रताप बहुत शातिर हुआ करते थे। जब उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया या उससे पहले भी कई युद्ध किए, तब अपने घोड़े चेतक को वो हाथी के समान तैयार करते थे, उसके मुंह पर सूंड लगा देते थे। जब ये घोड़ा युद्ध में जाता था तो विद्रोह करने वाले हाथी से इसे हाथी का बच्चा समझते थे और इस पर
आक्रमण नहीं किया करते थे। ये रास्ता सूंड लगाने के पीछे और कवच तैयार करने के पीछे चेतक के। और जब मैंने पढ़ा महाराणा प्रताप टोटल कितने वजन के अस्त्र और शस्त्र पहना करते थे, तो तलवार, भाले, उनका जिरे बख्तर यानी कवच और उनकी ढाल सब मिलाकर 35 किलो वजन वो पहना करते थे। आपको बता दूं 35 किलो वजन आप उठा नहीं सकते और वो पहनकर चला करते थे। न जाने कितने कद और काठी के रहे होंगे उस समय। उनके यहाँ पर ये तीर लगे हुए हैं जो उनके तरकस में रखे रहते थे, और आगे चलकर आपको उनके भाले भी नजर आएंगे जिन्हें वे यूज किया करते थे। और इसी सेक्शन में आपको आगे बंदूकों का एक ऐसा डिजाइन नजर आएगा जिसे आप देखकर सोचेंगे कि यार ये तो गेम ऑफ थ्रोन का कोई इमेज देख रहा हूँ, या गेम ऑफ थ्रोन से कुछ चीज, या फिर गेम ऑफ थ्रोन यहीं से तैयार हुआ था। ये दरअसल जब जैसे जैसे ब्रिटिश शासन आया, बंदूकों का आविष्कार हुआ, तो सारी बंदूकों के यहाँ के महाराणा ने खरीदना शुरू कर दिया। अब इस शस्त्रागार से बाहर निकलकर, क्योंकि वन वे बनाया हुआ है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉलो करना है जैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लगे हुए हैं। हम टिकट चेक कराते हैं, मशीन में से होकर पहुंचते हैं गणेश डोड़ी, जहां आपको सबसे पहले दिखाई देती है गणेश भगवान की मूर्ति जो तकरीबन 400 साल पुरानी है और शीशों से लगी हुई पच्चीकारी, जिसे पेट्रा ड्यूरा भी बोलते हैं। बेल्जियम के ग्लास को इस तरीके से लगाया गया है कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और ये पिछले कई 100 वर्षों से लगा हुआ है। यहाँ से चढ़ने के बाद हम पहुंच जाते हैं महाराणा प्रताप के कक्ष की ओर, जहां पे महाराणा प्रताप के दिनचर्या को दिखाया गया था कि वो कैसे, जब वो युद्ध में लड़ने जाते थे उससे पहले कैसे मीटिंग किया करते थे, कैसे वो लोगों के पत्रों का जवाब दिया करते थे, और कैसे वो पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ पर एक तस्वीर आपका बहुत ध्यान खींचेगी, जिसमें आप देखेंगे कि एक बहलोल खां को घोड़े समेत चीर दिया था हल्दी घाटी के युद्ध में। इतना तगड़ा दृश्य था इन कमरों का जिसे देखते ही बनता है। इन कमरों से निकलने के बाद हम सीधा ऊपर पहुंचते हैं नौ चौकी महल। नौ चौकी महल, आपको बता दूं, ये इस महल का सबसे पुराना हिस्सा है। कहते हैं कि इस महल की नींव इसी जगह से रखी गई थी, इसी जगह से ये बनना शुरू हुआ था। यहाँ पर पहुंचते हुए तो यहाँ पर एक कुंड दिखाई देता है। दरअसल पहली बार देखा तो मुझे ये लगा कि कोई पाक टब है, पुराना नहाने का कोई टब है, लेकिन जब इसके बारे में पढ़ा तो पता चला इसे लक्खू कुंड बोलते हैं। लक्खू कुंड मतलब दरअसल 1 लाख सोने और चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात इसमें रखे जाते थे, और ये तब होता था जब राज तिलक किया जाता था किसी भी राजा का। उनमें से 25,000 सोने चांदी के सिक्के उछाल दिए जाते थे यहीं पर, जिसे सेवक और यहाँ के दासियां वगैरह लूट लिया करती थी, और बाकी के 75,000 सिक्कों को दान पुण्य में यूज लिया जाता था। इस जगह पर एक झरोका भी आपको दिखाई देगा, जहाँ से आपको पिछोला झील का दृश्य दिखाई देगा, जिसके किनारे पर यह महल बना हुआ है, और यहीं से वो जग मंदिर जो बीचों बीच में एक महल है पिछोला झील के, वो भी बना हुआ है, जो एक ओबराय होटल में बदल चुका है। दरअसल इसी होटल को बुक किया जाता है अक्सर मूवीज की शूटिंग के लिए या किसी भी शादी पार्टी के लिए। उसके बाद गलियारों से निकल के हम पहुंचते महल। अब हम चौथी मंजिल पर थे और मैं यहाँ पेड़ों को देख के हैरान था। पहले तो मैं देखता रहा कि ये पेड़ आए कहाँ से थे, फिर जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि दरअसल ये हिस्सा पहाड़ के ऊपर है। जमीन से 25 मीटर ऊपर ये पहाड़ पर ही पेड़ उगाए गए हैं। कुछ इस तरीके से बनाया गया कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर ये पेड़ उग कैसे रहे, और ये पहाड़ की मिट्टी पर ही उग रहे हैं बरसों से। यहीं पर एक कक्ष में पिंजरे लगे हुए हैं, कबूतर के पिंजरे। दरअसल उस समय सिर्फ एक ही पोस्टमैन हुआ करता था, कबूतर। जब भी राजा जाते थे लड़ाई के लिए तो यहाँ से वो कबूतर ले जाया करते थे, और जैसे ही वहां पहुंचते थे तो कबूतर के जरिए एक संदेश भिजवाया करते थे, क्योंकि कबूतर जहां से भी उड़ता है वो उसी जगह जाके ठहरता है जहां पर उसका घर होता है। तो वो उड़ते उड़ते यहाँ आ जाता था, उसकी टांग में वो संदेश पहन दिया जाता था लिखकर। अब यहाँ से आगे चलते हैं तो आपको एक कुंड नजर आता है। इस बड़ी महल में 104 नक्काशीदार खंबे लगे हुए हैं, और बीच में एक कुंड फिर आता है जो कि 10 बाय 10 का एक स्क्वायर कुंड है। दरअसल यहाँ पर होली के समय में गुलाल ये रंग डाले जाते थे, जिससे राजा और रानी होली खेला करते थे, और इसी कुंड के ऊपर एक झूला लगाया जाता था जिस पर वो झूला झूला करते थे, जिन्हें दासियां यहाँ पर झुलाया करती थी। इसी कुंड के पीछे आपको एक कुर्सी नजर आएगी। तो ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप, ये है राजा फतेह सिंह,
और 1911 में जॉर्ज पंचम, जो इंडिया के लॉर्ड वायसराय हुआ करते थे उस समय, उन्होंने दिल्ली में एक सभा आयोजित की और इंडिया के जितने भी राजा थे उनको आमंत्रित किया। लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहां पर नहीं गए और बाकी सारे राजा पहुंच गए थे, उनकी कुर्सी खाली रही। तब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं आए। महाराणा फतेह सिंह ने बोला कि अगर मैं वहां आता तो आपके सामने सर झुकाना पड़ता आपके सम्मान में, जो मेवाड़ को कतई मंजूर नहीं है। हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर नहीं झुका सकते। वो उनसे इतने इंस्पायर हुए कि उनकी कुर्सी को स्पेशली उदयपुर भिजवाया गया और आज ये वही कुर्सी है जिसपे ब्रिटिश का सिंबल भी लगा हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद हम छोटे से गलियारों में से पहुंचते हैं इस महल के सबसे सुंदर कमरे में, जिसे मोती महल कहा जाता है, जो रंग बिरंगे शीशों से बना हुआ है। ये सारे शीशे उस समय बेल्जियम से मंगवाए जाते थे। बेल्जियम उस समय बहुत बड़ा देश हुआ करता था शीशों की सप्लाई के लिए, और किसी भी देश में कांच नहीं बनाए जाते थे। यहीं से आपको सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अंदर इस कमरे में आपको शीश महल भी देखने को मिलेगा। कांच की बुर्ज कहा जाता है। दरअसल ये इस जगह का शीश महल है। शीशों को इस तरीके से दीवार पे चिपकाया गया जिसे पेट्राड्यूरा कहा जाता है, पच्चीकारी कहा जाता है। इस तरीके से चिपकाया गया है कि आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले लगे हुए थे। बहुत ही सुंदर। और जो इसके दरवाजे हैं जिन्हें आप देखेंगे कि सफेद रंग से बने हुए हैं, दरअसल ये सफेद रंग हाथी दांत हुआ करता है और उस समय हाथी दांत का बहुत प्रचलन था। उसी से दरवाजे बनाए जाते थे और बहुत सारी उपयोग में लाने वाली चीजों को भी बनाया जाता था। इन कमरों में से निकलते हुए जब इन कमरों को निहार रहा था तो तरह तरह की पेंटिंग्स को यहाँ पर सजाया गया था। इतना सुंदर था इस कमरे का दृश्य कि आंखें हटाने को मन ही नहीं कर रहा था। धीरे धीरे हम आगे चल के एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने 10 फरवरी 1875 को करवाया था और इस जगह का नाम रखा गया वाणी विलास। और इस जगह आप जो ये फोटो देख रहे हैं ये यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक कवि राज सामल दास की फोटो है, जिन्होंने पूरे मेवाड़ का इतिहास इसी कमरे में बैठकर लिखा। और उस किताब का नाम है वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास, जो आज भी आपको बुक स्टोर पर मिल सकती है, जिसका लगभग प्राइस 4000 के आसपास है। और इसी वाणी विलास में आप जब छतरी से इस जगह को देखते हैं जहां से हम दरअसल होकर आए थे, ये आपको 4 बाग शैली में बना हुआ एक गार्डन दिखता है जहां पर आम लोग बैठा करते थे, जिसे दरअसल दीवाने आम कहा जाता था और राज दरबार यहीं से लगा करता था। आम लोगों की समस्या का समाधान यहीं से राजा किया करते थे। और इसके अपोजिट साइड जो आपको चौक दिखेगा जिसे मोर चौक भी बोलते हैं, जहां पर 5 मोरों की कलाकृति भी है जिसे मैं दिखाऊंगा आगे, उसे दीवाने खास बोला जाता था, जहां वो खास लोगों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। अब जब हम यहाँ से दूसरे महल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे कमरे की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको एक छोटे छोटे से गलियारे नजर आएंगे। ये गलियारे बनाने के पीछे बहुत बड़ा राज था। हालांकि यहाँ पर कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसको तैयार ऐसे किया गया था कि अगर कभी भी यहाँ युद्ध हो जाए तो दुश्मन इसी गलियारे में, इसी भूल भुलैया में फंसा रहे। और इनको थोड़ा नीचा बनाया जाता था ताकि उसकी गति को धीमा किया जा सके। इस तरीके से तैयार किया गया था इस महल का ज्यादातर हिस्सा। तो जब हम अगले महल में पहुंचते हैं, इसे प्रीतम निवास कहा जाता है। दरअसल ये महाराणा प्रीतम के लिए समर्पित एक स्थान था। कहा जाता है कि वो हैंडीकैप थे, तो उनके लिए चलित यानी कि पोर्टेबल टॉयलेट्स हुआ करते थे, चलने वाली कुर्सियां हुआ करती थी। और ये हिस्सा ज्यादा पुराना नहीं है, ये सारी चीजें तकरीबन 1955 की हैं और ये उसी समय से एज इट इज रखी हुई हैं, जिन्हें देखने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो इससे नीचे उतरते ही आपको एक सूर्य की मूर्ति दिखाई देगी। ये सूर्य की मूर्ति पहले चित्तौड़गढ़ के सूर्य मंदिर में थी, जो बाद में काली माता के मंदिर में कन्वर्ट हो गया। कहा जाता है कि यहाँ के राजा जितने भी हैं, जब सूर्य भगवान नहीं निकलते, यानी कि मौसम या बादलों का समय होता है, जब सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते हैं, तब वो यहाँ आकर इस मूर्ति का दर्शन किया करते हैं, जो कि पूरी तरीके से सोने से बनी हुई है। और ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, क्योंकि ये सभी राजा सूर्यवंशी हुआ करते थे और अपने आप को सूर्य का वंश कहा करते थे। अब मैं इस कमरे से निकलकर बाहर की तरफ जो चौक आता है, इसे बोला जाता है मोर चौक, जिसका निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर आपको बहुत सारी मोर की मूर्तियां दिखेंगी जो इस तरीके से बनाई गई हैं शीशों का इस्तेमाल करके। ऐसा लगता है कि जैसे आज ही बनी हो और ये बोल पड़ेंगे, बहुत ही सुंदर तरीके से। और यही हिस्सा दीवाने खास हुआ करता था। और यहीं से ऊपर जब देखते हैं तो कितनी सुंदर छतरियां दिखाई देती हैं, जिनमें से अभी हम होकर नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ से सीधा हम चलेंगे जनाना महल की तरफ, जिसे कनेक्ट किया गया इस बारीकी बालकनी से। इतनी लंबी बालकनी थी कि मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं
कहाँ हूँ इस वक्त, खो गया था मैं इस महल में। धीरे धीरे मैं उस हिस्से में पहुंच जाता हूँ जहाँ पर दरअसल जब कोई राजा या किसी राजा के वंशज की मृत्यु हो जाती थी तो उन रानियों को इस हिस्से में शिफ्ट कर दिया जाता था। यहाँ पर एक पालना दिखाई देगा जो भगवान कृष्ण के झुलाने के लिए बनाया गया था, और विधवा होने के बाद वो ज्यादातर अपना समय, जीवन का पूरा समय यहीं बिताया करती थी भक्ति में, और उनको किसी भी फंक्शन में आमंत्रित नहीं किया जाता था उनके मरणोपरांत तक। यहीं पर पास में उनकी रसोई हुआ करती थी, और उस जमाने के चूल्हे आज भी यहाँ थे जिन पर तरह तरह के बर्तनों को रख के दिखाया गया था। और वास्तव में रानी यहीं पर उस समय अपना खाना बनाया करती थी। उस जमाने के जितने भी बर्तन थे उनको एज ए म्यूजियम के तौर पर यहाँ पर लगाया गया था, और देखने में बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा था क्योंकि इस तरह के बर्तन आज से तकरीबन 30-40 पहले यूज किए जाते थे गाँव में, और हो सकता है कि आज भी कई गाँव में आपको इस तरह के बर्तन नजर आ जाएं। तो अब हम पहुंचते हैं भोपाल विलास में। भोपाल विलास में जो आप ये झूमर देख रहे हैं बर्मिंघम इंग्लैंड का है। ये जो पंखा चल रहा है ये इटली का है, और जो नीचे पंखा रखा हुआ है वो केरोसिन से चलता है। बीच में एक सिगड़ी दिखाई देगी जो जिसमें कोयले जलाए जाते हैं सर्दियों के समय में, और कुछ सामान भी उस समय पकाया जाता होगा। लेकिन ये चौड़ी सिगड़ी है तो इसमें हो सकता है कि सर्दियों के समय में हाथ तापने या शरीर को तपन लगाने के लिए इसे जलाया जाता था। अब जैसे ही यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं तो हम किले के लगभग आखिरी हिस्से में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ दिखाई देंगी। ये खंडित मूर्तियाँ वही हैं जिन्हें खंडित कर दिया था, और ये आसपास के किलों से मंगाई गई हैं, जैसे जिनमें चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला विशेष है। ये मूर्तियाँ कभी वही हुआ करती थी, ज़्यादातर चित्तौड़गढ़ के किले में। तो अब हम जनाना महल में पहुँच गए थे, उसी जगह जहाँ से मैंने पहली बार पूछा था कि क्या हम इससे अंदर जा सकते हैं। दरअसल वही हमारा एग्जिट बना था। अब सबसे बड़ा राज ये था कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा राज इस महल से जुड़ा हुआ है सज्जन सिंह से। तो हुआ क्या था कि 1877 का समय था। महाराणा सज्जन सिंह ने लंदन की प्रसिद्ध कंपनी थी F&C ओसलर, उससे बहुत बड़ी संख्या में क्रिस्टल की वस्तुओं को ऑर्डर किया था। क्रिस्टल मान लीजिए एक तरीके का ग्लास, और इसमें सिर्फ केवल कांच के बर्तन नहीं थे, इसमें क्रिस्टल से बनी कुर्सियां भी थी, सोफे भी थे और डाइनिंग टेबल भी थी। लेकिन दुख की बात ये थी, विडंबना ये थी कि महाराणा सज्जन सिंह की इन वस्तुओं के पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई थी, और इनको तकरीबन 110 वर्षों तक किसी ने खोल कर नहीं देखा। और जब 1990 के दशक में इन बक्सों को खोला गया तो दुनिया इस भव्यता को देखकर दंग रह गई थी। आज ये संग्रह प्रमुख आकर्षण है, लेकिन हमें देखने को नहीं मिला। नहीं जानता कि ये किस हिस्से में रखी हुई है इस महल के, और क्या आम पब्लिक के लिए वो कभी शो होंगी। अगर होंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।